प्यारे विद्यार्थियों, आज का नमस्कार। मैं मनीष शंकर तिवारी आज एक नए विषय के साथ, नए अध्याय के साथ आपके सामने हूँ। अध्याय का नाम है भारत के संसाधन भाग 2। कक्षा 10वीं का यह विषय है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, कृषि कितने प्रकार की होती है और उनसे जो फसलें उपजाई जाती हैं उनका वितरण क्या है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कृषि को हम एक संसाधन के रूप में पढ़ रहे हैं। आप सभी को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि मनुष्य जब आदि मानव के रूप में खाना बदोश जीवन जीता था, वह खाने के लिए मांस की तलाश में, जानवरों की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। उसके जीवन में स्थायित्व नहीं था। लेकिन जैसे ही कृषि को उसने अपनाया, कृषि को संसाधन के रूप में उसने प्रयोग करना शुरू किया, तो हमको मिलने लगा कि मनुष्य का भटकने का जो समय है वो समाप्त हो गया। लगभग 9000 ईसा पूर्व के समय भारत में खेती का आरंभ माना जाता है। शुरुआती दौर में खेती का अर्थ केवल फसलों के उत्पादन से होता था, लेकिन वर्तमान में इसका अर्थ बहुत व्यापक हो गया है। कृषि में फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन और वन इत्यादि का भी समावेश किया गया है। अब हम कुछ तथ्यों के बारे में बात करते हैं जो भारतीय कृषि को दर्शाती है। भारतीय कृषि के संदर्भ में प्रमुख तथ्य हैं। भारत के 51% क्षेत्रफल पर में कृषि की जाती है। पूरे भारत में एक साल में 3 प्रकार की फसलें ली जाती हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का जितना सिंचित क्षेत्र है उतने क्षेत्र में चीन में खेती होती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भारत का जो हिस्सा है वह 56.1% है। अब हम आते हैं मुख्य बिंदु की तरफ कि जो भारत में कृषि हो रही है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। भारतीय कृषि से संसार की 17% जनता का पोषण हो रहा है। कृषि उत्पादों पर आधारित आय में खेती का योगदान 34% है और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान मानव शरीर में एक आत्मा होती है उस तरह से है। आप देख रहे हैं अब फसलों का वर्गीकरण। हम फसलों के वर्गीकरण को 2 प्रकार से करते हैं, एक मौसम के अनुसार और दूसरा अध्ययन की दृष्टि के अनुसार। मौसम के अनुसार फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद। जबकि अध्ययन की दृष्टि से 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहली होती है खाद्यान्न फसलें और दूसरी है व्यापारिक अथवा नगदी फसलें। अब हम बात कर रहे हैं फसलों का जो वर्गीकरण किया गया उसमें सबसे पहले मौसम के अनुसार फसलों का वर्गीकरण कैसा किया गया है। मौसम के अनुसार फसलें 3 प्रकार की हैं जो बताया आपको, जिसमें खरीफ की फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा इत्यादि। आपको एक रोचक जानकारी मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि खरीफ जो है वह शब्द अरबी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पतझड़। अब हम बात करेंगे रबी के बारे में। रबी की फसलें खरीफ की फसलें कटने के बाद अर्थात अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, जैसे चना, मटर, सरसों, आलू, जौ इत्यादि। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन फसलें होती हैं जिनको हम जायद फसलों के नाम से जाने जाते हैं, जैसे ककड़ी, तरबूज, खरबूज इत्यादि। अब हम बात करेंगे अध्ययन की दृष्टि से फसलों के बारे में। तो अध्ययन की दृष्टि से फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला खाद्यान्न फसलें, दूसरा नकदी अथवा व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलें जो मुख्यतः भोजन के रूप में मुख्य पदार्थ होती हैं और नगदी फसलें वे फसलें जिनको बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है, जैसे गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू इत्यादि। आगे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं भारत की प्रमुख फसलें और उनका वर्गीकरण क्या है और विश्व में फसलों के उत्पादन में भारत का क्या स्थान है और भारत में कौन कौन से राज्यों का क्या स्थान है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति में स्क्रीन पर आपको एक ग्राफिक्स दिखाई दे रहा है जिसमें दिख रहा होगा गेहूं का उत्पादन लगभग 12% है। सर्वाधिक चावल के उत्पादन की स्थिति होती है 40.5%। इस तरह से मोटे अनाज और दालों की स्थिति दी गई है। अब हम बात करेंगे उन्नत प्रक्षेत्र भ्रमण द्वारा खेती के प्रकार एवं प्रणाली का ज्ञान। तो सबसे पहले तो यह एक शब्द है आपके दिमाग में आ रहा होगा, उन्नत प्रक्षेत्र भ्रमण। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रक्षेत्र वह क्षेत्र है जिस पर किसान अथवा किसानों के समूह द्वारा सम्मिलित रूप से कृषि की जाती है, अर्थात फार्म हाउस की तरह यह एक डेवलपमेंट किया जाता है जहाँ पर कई प्रकार की फसलें लगाई जाती हैं, पशुपालन किया जाता है, जिस पर कृषक या अनेक किसानों द्वारा सम्मिलित रूप से स्वामित्व होता है, जिसकी सीमा निश्चित होती है और उन्नत बीज, उन्नत किस्में, उन्नत उर्वरक का यहाँ पर परीक्षण इत्यादि किया जाता है। तो यदि हम बात करते हैं खेती के प्रकार की, तो मुख्यतः खेती 5 प्रकार की होती है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। सामान्य खेती, विशिष्ट खेती, शुष्क खेती, मिश्रित खेती और सिंचित खेती। खेती के प्रकार के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं इन्हीं प्रकारों के बारे में। सामान्य खेती, इसका विवरण इस प्रकार है कि जब किसी प्रक्षेत्र का संगठन कई वस्तुओं के उत्पादन के लिए होता है और प्रत्येक उत्पाद किसी न किसी रूप में आय का साधन हो तो इसे सामान्य खेती कहते हैं। विशिष्ट खेती, जब किसी विशेष प्रकार की फसल के लिए उत्पादन हो और उस उत्पादन से 50% से अधिक आय उस किसान को हो तो उसे विशिष्ट खेती कहते हैं, जैसे सोयाबीन का उत्पादन। लेकिन इसकी प्रमुख शर्त ये होती है कि
कि इसके लिए खेत के पास में मंडी होना आवश्यक है। शुष्क खेती, जहाँ वर्षा का औसत 50% से कम हो, उन क्षेत्रों में होने वाली जो खेती है वो शुष्क खेती होती है। मिश्रित खेती, जहाँ पर पशुपालन भी खेती के साथ साथ फसल उत्पादन के साथ साथ किया जाए, उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। और अंत में सिंचित खेती, जहाँ पर नलकूप, कुआं इत्यादि के माध्यम से खेती की जाए और वर्ष भर फसलें उत्पादन होता हो, उसे हम सिंचित खेती कहते हैं। हम बात कर रहे हैं खेती की प्रणालियों के बारे में। जब खेती का अध्ययन आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के आधार पर किया जाता है तो हम प्रणालियों को 4 प्रकार में विभाजित कर देते हैं, जो कि हैं व्यक्तिगत खेती, सामूहिक खेती, सहकारी खेती और पूंजीवादी खेती। इसको हमने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। भूमि का स्वामित्व, भूमि पर कार्य करने का अधिकार किसका होगा, कृषि संबंधी निर्णय लेने का अधिकार किसका होगा। तो व्यक्तिगत खेती में भूमि का स्वामित्व किसान होता है, कार्य करने का अधिकारी भी किसान होता है, निर्णय लेने का हक भी किसान का ही होता है। सामूहिक खेती में किसान आपस में मिलकर एक सोसाइटी बना लेते हैं। भूमि का स्वामित्व जो है वो सोसाइटी का होता है। भूमि पर काम करने का जो अधिकार है वो प्रबंध कमेटी के निर्देशानुसार होता है और समस्त निर्णय के लिए अधिकारी प्रबंध कमेटी होती है। सहकारी खेती में भूमि का स्वामित्व तो कृषक का होता है, लेकिन भूमि पर जो कार्य करने का अधिकार है वो सहकारी समिति के ऊपर निर्भर करता है। पूंजीवादी खेती में जिसके पास पैसा होता है वो फसलों को उगाने के लिए पैसा लगाता है, किसान उपज लगाता है। जैसे गन्ना उद्योग के लिए जो मालिक है वो पूंजी लगाकर गन्ने की खेती करवाता है और लाभ कमाता है। तो इस प्रकार आपने बच्चों कृषि संसाधन के बारे में अध्ययन किया। अब बारी है आपके प्रश्नोत्तरी की। तो इसके अंत में स्क्रीन में जो प्रश्नावली आ रही है उसका आप उत्तर देंगे। और आज आपसे मैं इसी चैप्टर के साथ लेता हूँ विदा। जय भारत, जय हिंद।